ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस कमल कृषि फाउंडेशन दौसा के अंदर। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक टाइप पढ़ी थी कि दो व्यक्ति थे। देखिए समझिए क्या टाइप पढ़ी थी। दो व्यक्ति थे और दोनों व्यक्ति का दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से स्थान दे रखा था। अब वो क्या करते थे, उस दोनों स्थानों को आपस में चेंज कर देते थे। मतलब ये आदमी यहाँ पे आ गया, ये आदमी यहाँ पे आ गया। अब पूछते थे कि इस वाले का इधर से स्थान कौन सा होगा और इस वाले का इधर से स्थान कौन सा होगा। देखो हमको जब इसकी बेसिक पता है तो इसके बाद में हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए हमको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे? सपोज दैट हमसे ये पूछ लिया कि इधर से इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमने एक व्यक्ति का स्थान निकाल लिया, अब आराम से निकल जाएगा। हमसे ये भी पूछ सकता है उसके अंदर बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, बीच में कोई व्यक्ति बैठा है उसके दाएं के कौन सा बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन इसको वर्बली का मतलब ये होता है पढ़ के भी आंसर निकाल सकते हैं, आपको पेन तक चलाने की आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बड़े होते नहीं है और इनमें अपन को कोई भी लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बच्चों के कतार में दीपा बाएं से 90 स्थान पे है। बच्चों की कतार में जो दीपा है वो बाएं से मतलब इधर से 90 स्थान पे है, ठीक है। और विजय दाएं से 13वें स्थान पे है, इधर से 13वें स्थान पे, एक 9 पे एक 13 पे। अब देखते चलिए ये जब दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं मतलब विजय और दीपा ऐसे हो गए, ठीक है। तो दीपा का बाएं से 17वां स्थान आ जाता है। पहले दीपा का कौन सा था? बाएं से 9वां, अब कौन सा हो गया? 17वां। तो बताइए विजय दाएं से किस स्थान पे बैठा है? अब ये उल्टा पूछ लिया, विजय के बारे में पूछ लिया ना कि दीपा के बारे में। कुछ भी नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों क्या करना है, देखिए ये मेरा लेफ्ट है, ये राइट है। अब इन 90 स्थान पे कौन है? बाएं से दीपा है 90 स्थान पे और दाएं से विजय है कितने स्थान पे दोस्तों? 13वें स्थान पे। अभी स्थान परिवर्तन करने के पश्चात स्थान आपस में अदल बदल करने के पश्चात दीपा बाएं से 17वें स्थान पे आ जाती है। दीपा बाएं से 17वें स्थान पे आ जाती है मतलब इन दोनों ने अदल बदल कर लिया। मतलब यहाँ पे विजय और यहाँ पे दीपा, ये दोनों चेंज हो गए इधर इधर। अब बाएं से मतलब इधर से कौन से नंबर पे है दोस्तों? 17वें नंबर पे। तो बताइए विजय का दाएं से कौन सा स्थान होगा? विजय का दाएं से मतलब राइट हैंड साइड से स्थान पूछा गया। ये अपना बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या सर, ये तो हमको पता है कि एक ही जगह है और एक जगह पे दो कुर्सियां हैं इसलिए टोटल +1 वो वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। क्या देखिए मेरे दोस्तों 17 और 13, 17 + 13 क्योंकि इधर से और इधर से स्थान एक ही है, सीट 2 है इसलिए -1। क्लियर? 17 और 13 कितने हो गए प्यारे दोस्तों? 30। 30 - 1 कितना हो गया? 29। अब मैं ये कह सकता हूं क्या, यहां से और यहां तक जो व्यक्ति बैठे हैं वो टोटल कितने हैं प्यारे दोस्तों? 29 है। कितने हैं? 29। अब देखिए इधर से स्थान ज्ञात कराना है, इधर से दे रखा है तो हमको वो नॉर्मल सी बात है, जब सर टोटल 29 है इधर से 9 है तो इधर से तो हमको ऑटोमेटिक पता चल रहा है। क्यों? टोटल में 1 जोड़ दो और इसको घटा दो डायरेक्टली। टोटल +1 बराबर लेफ्ट प्लस राइट होता ही है। क्लियर? टोटल कितने हैं? 29। 29 और 1 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 30। ये जोड़ दिया, एक लेफ्ट से कितने पे है? 9 पे है और राइट से इसका क्या करना है। तो राइट से कितना आ गया मेरे दोस्तों? 30 में से 9 गए तो 21। आंसर बहुत इजी है, सोच के देखिए आराम से। जो बेसिक पढ़ाया था वहीं से ही क्वेश्चन बना है। उतार लीजिए इसको। अब देखिए प्यारे दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो आराम से जीवे में बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक इसमें ही टाइप पढ़ा रहा हूं। क्या?
इसी के अंदर टाइप है, सब टाइप लिख लेना इसका, इसी का सब टाइप है वो। जैसे अगला टाइप डाल लो, टाइप आपका शायद चल रहा है मेरे हिसाब से चौथा, कोई दिक्कत नहीं। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 ये लिखो, मध्य में व्यक्तियों की, या मध्य में बैठे व्यक्तियों की, ऐसे डाल लो, मध्य में बैठे व्यक्तियों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। देखिए मेरे दोस्तों, इसमें क्या है, अब इसको भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो। यहां टोटल व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्लियर? इस लाइन में टोटल व्यक्ति बैठे हुए हैं, मान लो कितने बैठे हैं प्यारे दोस्तों, 50, ठीक है। अब आप ये देखिए, यदि इधर से राम का 18वां नंबर है, इधर से श्याम का 15वां नंबर है, अभी तक तो अपन ने ये पढ़ा, क्लियर? अब इसमें प्यारे दोस्तों ये होगा कि बीच में, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, बीच में भी व्यक्ति बैठे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है, समझे, केवल समझने पे ध्यान देना। बीच में व्यक्ति बैठे हैं, अब बीच की स्थिति पर देखो, मध्य में बैठे व्यक्तियों की स्थिति पर आधारित प्रश्न, यहाँ पे जो बैठे हैं इसके स्थिति पे आधारित ही प्रश्न अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे इधर से कोई व्यक्ति बैठेगा 5वें नंबर पे, इधर से बैठेगा 7वें नंबर पे, ठीक है, तो वो कौन से नंबर पे आ गया इधर से, और इधर से कौन से नंबर पे आ गया। बस इतने नॉर्मल से सवाल पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ यार दोस्तों, इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक मैं शब्द लिख रहा हूं, उसको देखिए, ये मैंने आपके लिए 3 लिखे हैं, इन पे थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या, आप ये समझिए प्यारे दोस्तों, 3 दिए गए यहाँ पे, इन तीनों का मतलब उनको समझना है। ए बी के दाएं 5वें नंबर पर बैठा है। देखिए, किसके बारे में, ए के बारे में, किसके, बी के। बी यहाँ पे ले लिया। अब इसका राइट और लेफ्ट किधर है प्यारे दोस्तों, तो इसका सर राइट इधर है और लेफ्ट कंफर्म। इसके बाद में बोल रहा है कि ए है जो बी के दाएं 5वें नंबर पर बैठा है। बी का दाया, दाया किधर है प्यारे दोस्तों, 5वें नंबर, कौन बैठा है, ए। समझ में आ गई बात? मतलब ऐसे समझ नहीं आए तो कई बच्चों को ऐसे समझ में आ रहा होगा, सर ऐसे बैठा होगा, 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। अब इसके बाद में आप ये देखिए, ए बी से 5 स्थान छोड़कर बैठा है। देखिए अच्छी तरह, इसको मैं लिखना, इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसको देखो आप। ए बी के बाएं 5वें स्थान पर बैठा है, इसी का जस्ट उल्टा। ए है जो
बी के कहाँ पे है, बाएं, और यहाँ पे कहाँ था, दाएं। तो मैं कह सकता हूँ कि बी यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा। तो इधर 1 2 3 4 5, 5 पे कौन बैठा है, तो ये पहला टर्म हो गया, ये टर्म्स दूसरा, थर्ड वाला। अब देखिए इन दोनों को तो अपन ने समझ लिया, अब समझते हैं इसको, ये पहला और ये थर्ड। अब समझते हैं इसको, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, ए बी से 5 स्थान छोड़कर बैठा। अच्छा देखिए ए है जो बी से 1 2 3, इसके अब गनेंगे 1 2 3 4 और 5। ए है जो बी से 5 स्थान छोड़ के बैठा है, 1 1 2 3 4 और बीच में गंदा हो जाएगा 5। थोड़ा बड़ा इसको बड़ा कर देते हैं अपन, ये आ गया 1 2 3 4 5, ए बैठा है। क्या ये सही है क्या, तो कई बच्चे बोलेंगे सर सही है, और कई बच्चे बोलेंगे गलत क्यों है, इसलिए क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए है जो बी से 5 कदम आगे या फिर 5 सीट आगे या फिर 5 स्थान आगे, 1 2 3 4 5 आगे बैठा, ये दोनों ही सही है प्यारे दोस्तों। इसके लिए उतार लीजिए इसको, ये दोनों ही सही है। क्यों, अब इसने ये नहीं बोला दाएं या बाएं, ये इसके दाएं भी हो सकता है और इसके बाएं भी हो सकता है, ये दाएं और ये बाएं। क्लियर, तो इसको थोड़ा आप इंपोर्टेंट कर लीजिए, ये आपके समझने वाला पॉइंट है। एक क्वेश्चन के सहारे से हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्यारे दोस्तों आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है, सोचने की आवश्यकता है केवल। पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, जब ऐसे क्वेश्चन अपन को मिल जाते हैं तो उसको तोड़ के करना चाहिए। कैसे तोड़ के करना चाहिए, देखिए 3 व्यक्ति ए बी सी एक पंक्ति में खड़े हैं, ए और बी के बीच में 4, बी व सी के बीच में 7, यदि सी से आगे 3 व्यक्ति और ए से पीछे 21 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। पहले दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन तोड़ के हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कि 3 व्यक्ति ए बी से एक पंक्ति में खड़े हैं, ए व बी के बीच में कितने हैं व्यक्ति, 4। चलो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4, 1 2 3 4। सही है क्या, तो प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा सही है क्या, आप क्या कहोगे सर सही, मैं कहूंगा गलत है। ये ऐसे भी हो सकता था 1 2 3 4, ये कहीं गलत नहीं है प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही सही है। ठीक है, अब देखिए यदि C के आगे B और C के बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, B और C के बीच में 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है क्या, नहीं, ऐसे बोल सकता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए यदि C के आगे 3 व्यक्ति हो, ये अपना की है, बोले तो ताले की चाबी, क्या है प्यारे दोस्तों, ताले की चाबी। यहां पकड़ना है हमको क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन में एक ताले की चाबी होती है, तो पकड़ना अपने पर डिपेंड करता है कि आप क्या पकड़ते हैं। यदि C के आगे 3 व्यक्ति हो, कितने व्यक्ति, ओनली 3, तो प्यारे दोस्तों यहां यदि बात की जाए तो C के आगे 1 2 3 4 5 6 7 है। क्लियर, यहां अभी एक भी नहीं है, यहां तो 7 हो गए, 3 से ज्यादा हो गए, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, इस वाले टर्म से देखिए 1 2 3, उसके बाद में C आ गया, C से आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे। क्लियर, और उसके बाद में कितने व्यक्ति आने हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
समझ में आने बात? 3 व्यक्ति हों और एक के पीछे 21 व्यक्ति हों, बात करते हैं एक की, तो एक के पीछे, ये तो प्यारे दोस्तों पीछे है और ये इसके आगे है, देखना अच्छे से, ये इसके आगे है और ये इसके पीछे है। अब बी यहां पे आ गया, बी यहां पे आ गया, तो हमको कौन सा वाला लेना चाहिए? क्योंकि बी यहाँ पे है तो इसके ज्वाइंट में आप ये देखिए कि ए कहाँ पे आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए या ये वाला आना चाहिए? आप कहोगे सर ये वाला आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये वाला तो सर फिट ही नहीं होगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन हमको इस और इसके बीच में रिलेशन नहीं दिया है। अभी आपको ये चीज सोचनी है कि कौन सा आना चाहिए। मैं ये भी राइट बोल रहा हूं, आपसे ये भी राइट बोल रहा हूं, सोचना आपको पड़ेगा, सोचिए इस चीज के लिए कौन सा आंसर आपका आना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों आपने सोचा होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा कि सर इसमें और इसमें दोनों में एक चीज मेजर है कि सर इसमें भी अपन आगे बिठा सकते हैं और इसमें भी अपन आगे बिठा सकते हैं। प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनिए आप यहाँ पे कि ये सी है और ये बी है, बी और सी के मध्य कितने व्यक्ति होने चाहिए? 7, लेकिन इसने इसमें लाइन में ये नहीं कहा कि बी व सी के मध्य ए स्थित है। एक लाइन हमको स्पेशल ये दिया जाता, यदि ए बी व सी के मध्य स्थित है तो शायद हम कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्यों? ये वाला पार्ट इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। अच्छे से देखिए, इससे 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे ए आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि स्पेशल वो लाइन इसमें दी नहीं गई है कि बी व सी के मध्य ए बैठा है। क्लियर? तो इसको हटाओ। अब सर ये तो ऑटोमेटिक कट गया, उसके बाद में ये बचा है, तो कितने छोड़ के हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया। और इसके पीछे कितने बैठे हैं? 21 बैठे हैं, 21 बैठे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब पूछा है कि कुल व्यक्ति कितने हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए आप, 21 तो है ये, 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, टोटल व्यक्ति कितने हैं प्यारे दोस्तों? 38। तो ऑप्शन के अंदर आपका 38 जो है मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका 38 सही है। तो आंसर लिख लीजिए 38। प्यारे दोस्तों सारे क्वेश्चन में एक ऑथेंटिक है जो क्वेश्चन, वही मैं करा रहा हूं, वैसे नहीं मन से लिखा दिए मैंने, हाँ मन से मैं आपको समझाता हूँ। ये मन के क्वेश्चन नहीं है, ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है कि आपके आंसर यही होंगे। क्लियर? और जो मैं समझाता हूँ वो मैं अपने दिमाग से आपको समझाता हूँ। इससे पहले मैंने जो समझाई वो सारे मेरे दिमाग की है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग का नहीं है, ये क्वेश्चन बुक का है, लेकिन उस बुक को पढ़ने के लिए इस माइंड की आवश्यकता होती है। उतार लीजिए इसको प्यारे दोस्तों। तो आपके लिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, अच्छे से देख लीजिए इससे क्वेश्चन को, और इसके बाद अपन एक टाइप और पढ़ेंगे, बस इसके बाद ये टॉपिक खत्म आपका। देखिए 36 विद्यार्थियों की कक्षा में ए बाएं तरफ से 16वां तथा बी दाएं तरफ से कौन सा है? 10वां है। तो बताइए इन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी? बहुत इजी क्वेश्चन है सर। टोटल कितने हैं? 36। ए बाएं से कितना है? 16 और बी दाएं से कितना है? 10वां। 16 और 10 कितने हुए? 26। बाकी 36 में से निकाले तो 16 आंसर। देखिए टोटल कितने हैं? 36। ए बाएं से 16, ए बाएं से 16 और बी है जो दाएं से 10वां। इन दोनों के बीच विद्यार्थी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 और 10 कितने होंगे प्यारे दोस्तों? 26। कितने हो गए? 26। टोटल कितने हैं? 36। 36 में 26 घटाऊंगा मैं तो कितने बचेंगे प्यारे दोस्तों? 10। तो इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं? 10 विद्यार्थी बैठे हैं। आंसर उदाहरण लीजिए इसको, बहुत एजुकेशन।
अब जो लास्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो लास्ट टाइप ये पढ़ने जा रहे हैं क्या, लास्ट टाइप ये पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम टाइप नंबर 5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? तुलना। एक तो होता है आकृति के आधार पर, ठीक है, एक होता है संख्या के आधार पर, कुछ भी आधार पे, जैसे सपोज दैट मैं आपसे तुलना करता हूं, मेरे पास एक दूसरे व्यक्ति से 50 रुपए अधिक है। कितने अधिक है? 50। ये पता नहीं है मेरे पास कितने हैं, उसके पास कितने हैं, लेकिन अधिक कितने हैं? 50। तो ज्यादा किसके पास है? मेरे पास। अब मैं दूसरे शब्दों में आपसे ये कहता हूं कि एक तीसरा व्यक्ति है। कौन? तीसरा व्यक्ति है, उसके पास मेरे से 10 रुपए ज्यादा है। मेरे से 10 रुपए ज्यादा है तीसरे पास। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर उसके पास 10 रुपए अधिक है। देखिए सपोज दैट में 3 व्यक्ति हैं। अच्छे से देखना, पहले कंडीशन मैंने आपसे कहा कि इससे मेरे पास 50 रुपए ज्यादा है, ठीक है। थर्ड सेकंड कंडीशन में ये कहा इसके पास जो है वो मेरे से 10 रुपए ज्यादा है। क्लियर है दोस्तों? यहां हमको ये समझना है कि सबसे ज्यादा किसके पास है। देखो, यदि इस पहले पॉइंट पकड़ना, यदि मेरे पास इससे ज्यादा है और इस मेरे से ज्यादा इसके पास है, सबसे ज्यादा तो इसके पास से होगी सर। मान लो ए नंबर दे देते हैं, तो सबसे ज्यादा इसके पास हो गई। उसके बाद ये घटता हुआ कर, मेरे पास इसको बी नंबर, और उसके बाद इसके पास मतलब इसका सी नंबर। प्यारे दोस्तों, ये चिन्ह आते हैं दो। ये जिसकी तरफ खुलता है वो हमेशा कौन होता है? बड़ा होता है। बड़ा, चाहे इधर खुले चाहे इधर खुले, जिसकी तरफ मुंह खुलेगा इसका वो कौन सा होगा? बड़ा। बहुत इजी है। क्लियर? दो ऑर्डर आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो इंग्लिश में पढ़ना आरोही अवरोही ये अलग चीज है, मैं नहीं पढ़ा था। मैं डिसेंडिंग और असेंडिंग पढ़ा था। डिसेंडिंग मतलब डिस कम की ओर, और असेंडिंग मतलब ज्यादा की ओर। दो ऑर्डर आते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो वो मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन में आपके आ नहीं रहे हैं, इसलिए अभी ये समझो आप कि यहां चीज समझ में आ गई। अब मैं एक बात आपसे कहूं कि मान लो 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है, इसकी तो हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, और इसकी हाइट इतनी है। सबसे लंबा कौन है? आप कहोगे सर सबसे लंबा ये है। सबसे छोटा कौन है? सर सबसे छोटा ये है। सबसे मध्य में कौन है? सबसे मध्य में ये है। ढंग से देखना, एक क्वेश्चन और समझाता हूं आपको मैं। क्या? जैसे मान लो 3 विद्यार्थी हैं, ए बी सी, ठीक है। ए के पास 50 है, बी के पास भी 50 है, और सी के पास 40 है। कैसे लिखोगे इसको आप ऐसे लिखोगे कि सर ए है जो बराबर बी के है, और इन दोनों का मान सी से बड़ा है, इसलिए बड़ा इस तरफ मुंह खुलेगा, और सी। अब मैं प्यारे दोस्तों एक चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको। हालांकि मैंने आपको एक चीज बता दी कि इनका मतलब होता क्या है, लेकिन मैं इनसे क्वेश्चन आपको नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों इनमें हो जाती है गड़बड़। इनमें क्या हो जाती है? गड़बड़। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें चलती हैं वो मैथमेटिक्स में चलती है। किसमें चलती है? मैथमेटिक्स में। अब आप ये बोलोगे कि सर हम तो इतना सा तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ो, जो मैं नहीं पढ़ा रहा तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको ये समझा रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये होता है। क्यों? क्योंकि इसका यूज लूंगा मैं बाद में। जब मैं यूज लूंगा तब इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, तब इनको यूज कर लेना चाहो तो। मेरे को पता है जब एक बार प्यारे दोस्तों मैंने पढ़ा दिया उसके बाद आप इनका यूज नहीं लोगे, गारंटी मेरी है इस चीज के लिए। तो इसलिए अभी मैं बता रहा हूँ इनका यूज नहीं लेना। कैसे यूज लेना है वो मैं आपको एक क्वेश्चंस के सहारे समझाना चाहूंगा। एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए नोट डाउन करता हूँ, देखिए। तो
प्यारे दोस्तों, अपनी जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप ये है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, टाइप को लक्षण बन गया इसका। देखिए टाइप क्या है, एक दूसरे की तुलना पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे। सीधी सी बात, क्या करेंगे सर, इसमें हम तुलना करेंगे। क्लियर। देखिए प्यारे दोस्तों, एक चीज मैं और लिखाना चाहता हूँ आपको, बहुत बेसिक चीज है और रटने की भी आवश्यकता नहीं है। जो शब्द लिख रहा हूं उसको लिख लीजिए आप। ये 3 शब्द हैं, क्या ये 3 शब्द हैं, जो कि या जिसे। वेरी इजी याद करने के लिए सर, जो कि जिसे कैसे बनेगा क्वेश्चन, देखिए ए बी से छोटा है, कैसा है प्यारे दोस्तों, छोटा है। जो या फिर जो कि या फिर जिसे, कुछ भी आ सकता है। मैं अभी एक ले रहा हूं, जो कि सी से छोटा है। ये क्यों बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, ये आगे भी आपके यूज आएगा, इसलिए समझ लीजिए कि जो कि जिसे, ये हमेशा जो वर्ड आते हैं, ये हमेशा जो वर्ड आते हैं वो हमेशा पास वाले के लिए, पास वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, के लिए प्रयुक्त होते हैं। समझ में क्या दोस्तों। एग्जाम्पल ये है, ये एग्जाम्पल इसका कि ए है जो बी से तो छोटा है। मैं ये कह दूं कि जो ए है वो बी से तो क्या है, छोटा है। अभी देखो मैं इससे बता रहा हूं आपको, समझना। ए है जो बी से तो क्या है, छोटा है। जो कि सी से छोटा है, जो कि सी से छोटा है। अब जो कि शब्द किसके लिए आएगा, पास वाले के लिए प्रयुक्त होता है। सी के पास वाला कौन सा है बताओ, बी है। कौन है, बी है। ये इसके लिए प्रयुक्त हुआ है प्यारे दोस्तों, सी के लिए, ठीक है। इसके लिए सी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब जो कि सी से कौन है, छोटा, कौन, बी। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी से जो बड़ा है वो सी है। क्लियर। अभी चिन्हों में क्या है, गड़बड़ कर सकते, इसलिए मैं मना कर रहा हूं आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना। कैसे, फर्स्ट मेथड ये है, करना चाहो तो मैं इसके लिए प्रेफर करूंगा फिर दोस्तों ये करना कि ए बी से छोटा है। ए है जो बी से छोटा है, देखो छोटा ही हो गया ऑटोमेटिक। क्लियर। नीचे लिखोगे तो छोटा और ऊपर लिखोगे तो बड़ा। ए है जो बी से क्या है, छोटा है, जो कि सी से छोटा है। अब जो कि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होगा प्यारे दोस्तों, बी के लिए। किसके लिए, बी के लिए। बी किससे छोटा है, सी से। अभी चिन्हों की भी आवश्यकता नहीं है। अब यहां पता चल गया सर, बड़ा बड़ा तो कौन है, सी है, और छोटा छोटा कौन है, ए है, और सबसे मिडिल में कौन है, बी। उतार लीजिए प्यारे दोस्तों इसके लिए, ये उतार लीजिए पहला केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये है कि जो या जिसे शब्द आता है वो किसके लिए आता है हमेशा दोस्तों, पास वाले के लिए प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल उतार लीजिए इसका, ये एग्जाम्पल है। सेकंड केस देखते हैं। सर ये तो ठीक है कि जो कि ये शब्द आगे, अब इसके अलावा कुछ आ जाए तो उसके लिए भी कुछ होगा, तो उसके लिए भी कुछ है प्यारे दोस्तों। देखिए क्या, इसके अलावा केस सेकंड की यदि बात करते हैं, किसकी, केस सेकंड की, तो लेकिन, अब क्या बचा उसके बाद में, लेकिन, किंतु, लेकिन किंतु, परंतु, ठीक है।
आदि या इत्यादि आदि शब्द हमेशा पहले वाले के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्यारे दोस्तों? पहले वाले के लिए। लेकिन किंतु परंतु परंतु जो भी कुछ भी है वो किसके लिए होगा प्यारे दोस्तों? फर्स्ट वाले के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहता हूं आपको। देखिए, पहले लिखिए, मत लिखिएगा नहीं, पहले समझिए। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, लेकिन सी से छोटा है। ठीक है दोस्तों, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से क्या है? छोटा है। कैसे करोगे इसको? सर ए है जो बी से तो बड़ा है, ए है जो बी से तो बड़ा है, पहले वही वाला फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन शब्द किसके लिए आता है प्यारे दोस्तों? लेकिन किंतु अनंतु परंतु किसके लिए आता है? हमेशा पहले वाले के लिए प्रयुक्त होता है। पहला इसमें यह है कि ये है, तो प्यारे दोस्तों पहला ये है, लेकिन सी से छोटा है। कौन? ए। ठीक है, ये तरीका हो गया पहला। सेकंड तरीका क्या है? सर ए है जो बी से तो बड़ा है, ए है जो बी से तो क्या है? बड़ा है, लेकिन शब्द हमेशा पहले वाले के प्रयुक्त होता है, सी से कौन है? छोटा है। कौन है? ए। तो सबसे बड़ा ये रहा और सबसे छोटा ये रहा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। दो केस आगे। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि गोपाल कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरधारी से लंबा है, कृष्ण मुरली से छोटा है, तो बताइए सबसे लंबा व सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं है। पहला जो इसमें क्या है, क्वेश्चंस को तोड़ के ही करते हैं। पहला जो क्या कहता है, गोपाल कृष्ण से छोटा है। गोपाल है वो कृष्ण से क्या है? छोटा है। ठीक है, मोहन गिरधारी से लंबा है। मोहन है वो गिरधारी से क्या है? लंबा है। देखो प्यारे दोस्तों, ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी पता नहीं चल रहा है कि कृष्ण से तो छोटा कौन सा है इन दोनों में से, और गोपाल से बड़ा या छोटा कौन सा है, कोई पता नहीं है, इसलिए मैंने अलग लिखा है। समझ में आ गया बात? इसके बाद में कृष्ण मुरारी से छोटा है। कोई है क्या मुरारी यहाँ पे? नहीं है। कृष्ण है जो मुरारी से क्या है? सॉरी, मुरली से क्या है? छोटा है। तो मुरली ऊपर आ गया। ठीक है, इसके ऊपर मुरली से क्या है? छोटा है। तो बताइए सबसे लंबा व सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है। प्यारे दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हमारे ये आ गई कि इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। एक बार दोबारा देखते हैं। गोपाल कृष्ण से छोटा है, गोपाल है जो कृष्ण से छोटा है, मोहन गिरधारी से लंबा है, मोहन गिरधारी से लंबा है। ठीक है, मुरली, कृष्ण मुरली से छोटा है, कृष्ण है जो मुरली से छोटा है। तो बताइए सबसे लंबा व सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है। देखिए प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में हमको ये पता नहीं है कि इनमें और इनमें क्या रिलेशन है। अगर बात की जाए इस आधार पे, ठीक है, अगर बात की जाए इस आधार पे, तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि इनका इनसे संबंध होना चाहिए। ठीक है,
एक बार मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं होगी लिखने में कहीं। एक इसमें छूट गया प्यारे दोस्तों, इसमें ये छूट गया, यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप, यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि जो गोपाल है, क्या कि जो गोपाल है वो मोहन से लंबा है। यहां पे ऐड कर लीजिए गोपाल मोहन से लंबा है। क्यों प्यारे दोस्तों, मेरे को यहीं पे पता चल गया। देखो अगर इस आधार पे, इस प्रश्न के आधार पे सीखने के लिए मिल रहा है हमको, क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि यदि सर ये नहीं दिया होता, इस जगह पे ये चीज नहीं आती, तो ये क्वेश्चन ही गलत था। मैंने पहले बोल दिया इस चीज के लिए, अगर ये इस स्टेज में क्वेश्चन है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जुड़ना चाहिए। अगर यहां से इन दोनों का रिलेशन नहीं जुड़ता है तो हमको कोई पता नहीं है इसमें छोटा तो कौन सा है, ये इसमें बड़ा कौन सा है। कुछ भी डिसीजन नहीं कर सकते हैं, केवल इनमें डिसीजन कर सकते हैं और या इनमें डिसीजन कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर कोई डिसीजन अपन नहीं कर सकते हैं। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन अभी हमको दिया नहीं है। हाँ, अब वो लाइन छूट गई थी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि गोपाल मोहन से लंबा है। जो गोपाल है ये मोहन से क्या है, लंबा है। अब पता चल गया सर कि मोहन छोटा है किससे, गोपाल से। यहां पे आ गया गोपाल, ठीक है प्यारे दोस्तों, यहां पे गोपाल आ गया। अब देखिए आपके पास सीक्वेंस ये बन गया कि सर छोटा छोटा गिरधारी आ गया, इसके बाद में मोहन आ गया, इसके बाद में गोपाल आ गया, इसके बाद में कृष्ण आ गया, और इसके बाद में क्या आ गया, मुरली। तो प्यारे दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि मुरली सबसे बड़ा है इसके अंदर आंसर, और सबसे छोटे की यदि बात की जाए तो वो कौन है प्यारे दोस्तों, गिरधारी। ये वाला आंसर लिख लीजिए। देखो मैंने आपको वो चीज निकालने सिखा दी कि गलत कैसे होता है। जैसे ही क्वेश्चन का एक भी वर्ड छूटा वहीं पे गलती स्टार्ट हो जाती है, और ये हमेशा देखने मिलती है बीएचयू के पेपर में, एक या दो क्वेश्चनों के अंदर। तो उस क्वेश्चन पे रेट लगाई जाती है, और वो क्वेश्चन से ही बच्चे को टॉप या ड्रॉप कराते हैं। क्यों? जो बच्चे रिट लगाते हैं, रिट का मतलब ये है कि क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कि सर इस कारण से ये क्वेश्चन गलत था, और उनके ही नंबर जुड़ते हैं, बाकी किसी के नंबर नहीं जुड़ते हैं। इसलिए वो बच्चे रैंक लगा जाते हैं, और जिन बच्चों के नंबर रैंक के काबिल आते हैं वो इसी के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये देखते ही मैंने लगा दिया था अंदाजा कि यहाँ पे कुछ चीज छूटी हुई है या फिर क्वेश्चन ही गलत है। तो कोई चीज छूट रही थी इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे यदि क्वेश्चन मिल जाए आपको तो वो गलत होगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, तो वो आंसर इसमें लगा दीजिए। अभी ये क्वेश्चन में मिलेंगे आंसर आपको, तो ये आंसर आपके 2 हो जाएंगे। उतार लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो प्यारे दोस्तों आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है वो ये है कि सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू। अनिल जयेश से भारी है, करुणा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्की। ठीक है, इनमें से सबसे भारी कौन है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यदि आप कर पाते हो तो आप डिजर्व करते हो कि बीएचयू का अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या इसका आंसर आएगा। इसको भी मिटाना होगा इसके लिए, वैसे भी टॉपिक खत्म होने जा रहा है तो इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो सुरेश अनिल से भारी है। प्यारे दोस्तों सुरेश है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सुरेश है जो अनिल से भारी है। क्लियर प्यारे दोस्तों? ठीक है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू। लेकिन किंतु अंतु परंतु किसके लिए आता है? हमेशा पहले वाले के लिए। पहला कौन है यहाँ पे? सुरेश। तो लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू, मतलब राजू सबसे भारी है, राजू सबसे भारी है। ठीक है, अच्छा अनिल जयेश से भारी है। एक दूसरा दिया गया है, ये ना अनिल
और जयेश से कौन है, भारी है। भाई सीधी सी बात है, इसका तो इससे दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्यारे दोस्तों जयेश आ गया। ठीक है, अब देखिए करुणा सुरेश से भारी है। करुणा है जो सुरेश से तो भारी है, मतलब इससे तो ऊपर आएगी वो, लेकिन राजू से हल्की है। लेकिन राजू से हल्की है मतलब इन दोनों के बीच में। देखो प्यारे दोस्तों, पहले राजू और उसके बाद में इस लाइन से कौन आ गई प्यारे दोस्तों, करुणा। करुणा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में क्या कौन है, सुरेश। उसके बाद में कौन है प्यारे दोस्तों, अनिल। और उसके बाद में कौन है प्यारे दोस्तों, जयेश। तो आप अच्छे से देखिए, इनमें से सबसे भारी कौन है, सबसे ऊपर कौन है प्यारे दोस्तों, राजू। आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। सबसे हल्का कौन है देखा जाए तो जयेश। बहुत इजी है। देखो मैंने आपको क्वेश्चंस का की जिसे बोलते हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि लेकिन किंतु अरंतु परंतु इसका मतलब आपको आना चाहिए। जिस बच्चे को ये चीज पता है वो बच्चा इस क्वेश्चन को 100% सही करेगा, लेकिन वो हमेशा इसके लिए सोचेगा, वो क्वेश्चन हमेशा गलत करेगा। तो इसलिए प्यारे दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस ये हमेशा करते रहिए। और मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं, कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ही रिवीजन करना है। एक भी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको ही सॉल्व करते चलो, इसके अलावा कुछ भी सॉल्व मत करो प्यारे दोस्तों। बीएचयू का एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाओ, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूं वो आपको 100% आना चाहिए। मैं यदि 5 टाइप करा रहा हूं तो 5 टाइप के आपके क्वेश्चन आने चाहिए कि हाँ सर ये टाइप का क्वेश्चन सी होता है। रटा नहीं जाता टाइपों को। एक बच्चा मेरे से बोल रहा था कि सर इन टाइपों को हम कैसे याद रखेंगे। कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब रीजनिंग को याद करने की, जब मैं पहले बोल चुका हूं कि आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे दोस्तों, केवल ध्यान में रखना है कि इसका मतलब ये होता है। और ये चीज हमेशा किससे आती है प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस से। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके समझ में प्यारे दोस्तों अच्छा आएगा। सेकंड पार्ट, इसके 1-2 क्वेश्चन मैं कल भी कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब बात सुनिए, बड़े सर ने आपसे कहा था कि अब से आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ग्रुप में वो ग्रुप नहीं होगा जिसमें बच्चे आपस में कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, वो नहीं होगा प्यारे दोस्तों। स्पेशल ग्रुप होगा केवल। उसमें ये होगा कि जैसे हम क्वेश्चंस बनाएंगे वो क्वेश्चंस उन बच्चों को फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस बनाएंगे उन बच्चों को फॉरवर्ड किया जाएगा। बड़े सर ने आपसे बोला था प्रत्येक बच्चा अपना नाम, पिताजी का नाम, कौन सी स्कूल है और मोबाइल नंबर वो कौन सा जोड़ना चाहता है, ये सारे डाटा लिख के आपको नंबर बताए होंगे 8112231057 इस पे भेजना है, ठीक है। इससे आपका ग्रुप जोड़ दिया जाएगा। कंफर्मेशन का आपके पास मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज आने के बाद जैसे ही टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर जो भी तैयार होता है 10 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का, आपको डायरेक्ट अपलोड कर दिया जाएगा। बच्चे बोलते हैं कि सर टेस्ट पेपर लो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके पास में, टेस्ट पेपर भी आपके पास में होगा, आंसर भी आपके पास में होगा। नहीं आता है पूछिए, फिर हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन उसका होगा। तो प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा मैटर है ये कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके आपको उसी सिलेबस पे आधारित प्रश्न आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, ये जो बताई गई है उस बातों को 100% अपने काम करना ही है। अगर आप चाहते हो कि सर हमारी रैंक अच्छी आए, हमारा सिलेक्शन अच्छा हो, हम अच्छी कॉलेज में जाएं, तो आपको ये काम तो करना ही होगा, ठीक है। देखो पढ़ाई सब करते हैं। एक बच्चा वो होता है कि सर मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, एक बच्चा वो होता है कि सर मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ। दोनों में अंतर 3 गुने का है।
कितने होने का? 3 होने का। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वो 15 घंटे वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, 5 घंटे वाले का हो जाता है। क्यों? रीजन प्यारे दोस्तों ये होता है कि वो 15 घंटे जो पढ़ता है वो रट्टालोजी होती है, और 5 घंटे वाला बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ता है कि हाँ मेरे को इस सब्जेक्ट को इतने टाइम पढ़ना है और इस पे इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। आप पढ़ते चल रहे हो, हम पढ़ाते चल रहे हैं, लेकिन मज़ा कब आएगा? जब उस पे आप क्वेश्चंस करोगे, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा ये चीज़ के लिए, खुद आप एबिलिटी होगी इस चीज़ के लिए कि हाँ सर अब हमको हमारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अभी देखो कितना ही मैं पढ़ा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना ही आप टीचर्स पढ़ते चलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क जब पड़ेगा जब आप उससे संबंधित प्रश्न कर पाओगे। सर आपके भी दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, हालांकि मैं तो आपको सॉल्व कराता हूँ, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, लेकिन उससे भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाए मैं ये चाहता हूँ, और हमारी टीम भी ये चाहती है कि जितना हो सकता है आपको घर बैठे जितना प्रॉफिट हो सकता है उतना प्रॉफिट हम अवेलेबल कराएं। देखिए प्यारे दोस्तों, जब हमारी क्लास आज शायद 22वां दिन है क्लास चलते हुए, हो सकता है मेरी क्लास से कम लगी है, 14-15 क्लास लगी है, लेकिन प्यारे दोस्तों क्लास से समझ में आनी चाहिए। बड़े स्तर की रेगुलर क्लास लग रही है, 1-2 क्लास छूट गई होगी वो बात अलग है। जितने टाइम से हम क्लास लगा रहे हैं उतने टाइम से शायद मेरे हिसाब से किसी ने भी क्लास नहीं दी। आपके भविष्य के बारे में कोई भी नहीं सोचता, सब सोचते हैं पैसे के लिए कि कब बच्चा हमारे पास आए और हम उससे 10-15 हज़ार रुपये आराम से ले लें, और हॉस्टल है तो 10-15 हज़ार को मतलब 25 से 30 हज़ार रुपये आपके पैक, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं। या फिर क्या करेंगे, आपसे व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे, आपको ढेर सारी बुकों की जो डीपीपी होते हैं उसको स्कैनर से स्कैन करके आपको डाल देंगे। वो बेटर तरीका नहीं है प्यारे दोस्तों, बेटर तरीका ये है जो हम आपको करा रहे हैं। अब उस पर हम आपको क्वेश्चंस डालेंगे, अब आप क्वेश्चंस करने के योग हो चुके हो उन टॉपिकों के अंदर, वो टॉपिक के आप क्वेश्चन करो। नहीं आता है तो आप हमसे कहो, कमेंट बॉक्स में कहो, आपकी सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। रही बात इसकी, तो प्यारे दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ गारंटी के साथ, जब आप मेरे पास आओगे तो मैं इसकी एक अच्छी ट्रिक और दूंगा कि आपको क्वेश्चन देख के ही कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पे आपको पेन भी टिक नहीं करना, पेन भी टिक नहीं करना है, आपको देखते ही आंसर कैसे निकाल देना है। लेकिन उसके लिए आपको प्यारे दोस्तों आना ही पड़ेगा। उससे अभी जो समझा रहा हूँ वो भी गलत नहीं है, वो भी बहुत अच्छा डायरेक्शन है। केवल उस तरीके में और इस तरीके में केवल 10 सेकंड का अंतर आएगा। कितने का प्यारे दोस्तों? 10 सेकंड का। तो 10 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। 10 सेकंड का मतलब रैंकों का बहुत बड़ा इफेक्ट। एक नंबर पे आपकी रैंक 100 प्लस भी जा सकती है, एक रैंक पे 50 के अंदर भी आ सकती है। समझ रहे हो? एक नंबर प्लस हुआ तो आप किसके अंदर पहुंच जाओगे? 50 के अंदर। और एक नंबर माइनस हुआ तो आप कहां पे पहुंच जाओगे? 100 माइनस के अंदर, मतलब 100 से कम की ओर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये मैं कह रहा हूं आपसे, रैंक बहुत तगड़ा इफेक्ट रखती है बीएचयू के अंदर। सिलेक्शन इफेक्ट नहीं रखता, रैंक इफेक्ट रखती है। क्यों? लिमिटेड सीटें हैं इसलिए, और हम पढ़ाते हैं केवल रैंक के लिए, ना कि सिलेक्शन के लिए। ये नहीं है साहब आपकी रैंक आ गई 300-400 ठीक है आप सेलेक्ट हो गए, बिल्कुल भी नहीं। टॉप 50 में आओगे तभी जाके सेलेक्ट होगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। आप आ सकते हो, कोई शक नहीं है इसके अंदर, इंसान ही आता है, आपके साथ पढ़ने वाले ही बच्चे आएंगे। मैं तो एग्जाम दूंगा नहीं, तो इसलिए तो मेरे को बैठना नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम ले आऊँगा। बैठोगे आप ही, आपके साथ वाले बच्चे। फर्क ये पड़ेगा कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आ गई, हम बैठे हैं आपके लिए, आप कभी भी उस क्वेश्चंस को पुटअप करिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। अभी आपकी प्योर केमिस्ट्री चल रही है, बाद में सॉइल केमिस्ट्री क्लास भी लगेंगी, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास भी लगेगी। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर हमारे समझ में नहीं आ रही है, या फिर हमको, देखो जब हम चलना सीखते हैं तो बहुत कठिन,
जब आपने शुरू में साइकिल चलाई होगी यार दोस्तों, तो बताइए आपने क्या डायरेक्ट ही चढ़ गए थे सीट पे? नहीं सर, हमने पहले साइकिल को ऐसे पकड़ी कांध में, उसके बाद धीरे धीरे गुड़ करना सीखा, ठीक है। उसके बाद में एक पैर अंदर डाला, कैंची बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? कैंची। कैंची चलाना सीखा। फिर उसके बाद कैंची चलाना जैसे परफेक्ट हो गए, हम डंडे पे चढ़ना सीख गए, उसे बोलते हैं डंडा चलाना, ठीक है। और उसके बाद में जब हम उसमें परफेक्ट हो गए तो हम धीरे से स्पीड बढ़ने के बाद हम सीट पे बैठ जाते थे। वो काम नहीं यहाँ पे प्यारे दोस्तों। केमिस्ट्री के अंदर हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन शुरुआत में जिस बच्चे ने उस चीज को झेल लिया, जो बच्चा उसके साथ मेहनत कर लिया, गारंटी से मैं कह रहा हूं वो बच्चा केमिस्ट्री की सीट पे जरूर बैठेगा, गारंटी के साथ। और जो बच्चा अभी से डर गया कि सर हमारे समझ में बस की बात आने वाली नहीं है, तो मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ उसके कभी समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ माइंड की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है। यदि केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो इसी वे में समझ में आएगी। कुछ भी नहीं है, जो क्लास डेली पढ़ाई जा रही है उसको डेली पढ़िए और रिवीजन कीजिए। मेन तो होता है रिवीजन। इस चीज़ को पढ़ने में कोई रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। 7 दिन का तुम चाहो तो 15-20 मिनट में खत्म कर सकते हो, इतना ही रिवीजन मांगता है चीज। लेकिन केमिस्ट्री मांगता है 7 दिन का कम से कम 3 घंटे। कितने प्यारे दोस्तों? 3 घंटे। आप 3 घंटे उस पर मनन करो, अध्ययन करो, क्वेश्चनों को निकालो। क्वेश्चन समझ में नहीं आता, टीचर से पूछो। अभी आपकी लग रही है क्लास से, उनका फायदा उठाओ, जितने से हो सकता है उतने बच्चों को आप इनसे जोड़ो। आप अपने साथ वाले बच्चों को इनको बताओ, इनके बारे में जानकारी आप प्रोवाइड करो। और जिस बच्चे ने स्पेशली फॉर्म भरे हुए हैं BHU, ICAR, JET, ठीक है, उस बच्चे को प्रॉपर आप ये क्लासे लेने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, इस पे 2-4 क्वेश्चन और हैं, मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और जैसा कि बड़े सर ने कहा, वो काम तो करना ही है आपको, और आपकी पढ़ाई रेगुलर रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाए। उससे हम आप में रैंक निकालेंगे कि इस बच्चे की। देखो, टेस्ट मेरे पास बहुत तरीके हैं, टेस्ट लेने के बहुत तरीके हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप कुछ मत करो, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे काम करके चलो। आपका टेस्ट भी लिया जाएगा घर पे बैठे, घर पे बैठे भी टेस्ट लिया जाएगा, वो सारा काम हम करेंगे। लेकिन आप जो काम कह रहे हैं पहले वो काम कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है लगभग 1 घंटे में 50 बच्चों ने क्लास देखी है बड़े सर की, लेकिन 50 बच्चों में केवल 5 बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर भेजे हैं। 45 बच्चे क्या कर रहे हैं? प्यारे दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नुकसान करेगा, आपकी ही वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ देगा। और ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, हमने यदि आपको 100 ऑब्जेक्टिव दे दिए तो उसमें से कम 10 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं। 10 क्वेश्चन तो पक्के हैं, आपको वो मिलेंगे गारंटी के साथ। अब देख लो 10 का मतलब कितना होता है, 10 चौक 40 नंबर हो गए। प्यारे दोस्तों, आप ये सोच लो कि 40 नंबर वो फ्री फोकट के हैं आपके, वो किसी का कोई साझा नहीं है उसके अंदर। जो बच्चा पहले पढ़ा है वो फ्री फोकट के नंबर ले जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।